कितना वाइब्रेशंस है। इसके जो डोर सेंसर्स हैं वो भी काम, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है वो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंडम लाइफ में। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत खास होने वाला है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दिस इज़ एन ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स गुरखा। तो मैंने इस गाड़ी को लिया है 10 मार्च को, एंड 10 मार्च 2026। एंड मेरा जो बाइंग एक्सपीरियंस था फोर्स गुरखा के साथ में एंड डीलरशिप के साथ में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं था, बट देन अगेन आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, ताकि जो भी लोग इस गाड़ी को कंसीडर कर रहे हैं लेने के लिए या ऑफ रोडिंग के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। ताकि उन्हें भी पता हो कि जो ये तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूँ इस गाड़ी को लेते वक्त, तो वो भी ये चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और आप जब आप गाड़ी लेने जाएं तो आपको किस लैंग्वेज में, किस तरीके से, और जो उनके सेल्स टैक्टिक्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, तो ये मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि डीलरशिप एक्सपीरियंस। तो मैंने ये गाड़ी एक्चुअली बुक की थी दिसंबर 20th 2025 को। एंड मुझे बोला गया था कि आपको सर ये गाड़ी डिलीवरी मिल जाएगी 15 जनवरी को। तो सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि इनका जो डीलरशिप है वो बोलता है कि सर आपको गाड़ी की जो पेमेंट है, फुल पेमेंट है, वो आपको डिलीवरी के पहले करनी पड़ेगी। डिलीवरी के पहले मतलब कि जब हम कंफर्म करेंगे कि सर ये डेट को आपको डिलीवरी मिलेगी, आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो मैंने बोला कि भाई बाकी जगह तो ऐसा नहीं होता, आप जब भी डिलीवरी लेने जाते हो उसके एक दो दिन पहले या उसी वक्त आप पीडीआई के बाद में आप पूरा पेमेंट करते हो। तो इन्होंने बोला कि सर नहीं, ये तो मेड टू ऑर्डर है, एंड इसीलिए हम लोग जो है पूरी पेमेंट पहले ले लेते हैं। तो आई सेड ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल मेक द पेमेंट। क्योंकि तब तक इनका जो रवैया था मेरे साथ बहुत अच्छा था, बट जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी उसके बाद में जो हुआ मेरे साथ में वो एकदम अनबिलीवेबल था। क्योंकि मैंने ऐसा रवैया आज तक किसी डीलरशिप के साथ में या किसी भी कार कंपनी के साथ में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके पहले मैं दो गाड़ी ऑलरेडी ओन कर चुका था। एक थी फोर्ड इको स्पोर्ट और उसके पहले मारुति स्विफ्ट। जैसे ही डिलीवरी डेट आई, मैंने इनको कॉल किया कि मैं कब आऊँ डिलीवरी लेने। तो 15 तारीख इन्होंने मुझे कहा था कि सर आप 15 तारीख को आप डिलीवरी ले लो गाड़ी की। और मैंने 14 तारीख को इनको कॉल किया कि मैं कितने बजे आऊँ। तो मेरे को सरप्राइज़ मिलता है कि सर कल तो डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी डिले हो गई है। तो आप एक हफ्ते बाद तक आप एक्सपेक्ट कीजिए कि गाड़ी की डिलीवरी होगी। तो आई सेड ठीक है, कोई नहीं, एक हफ्ते की बात है, तो मैं और एक हफ्ता रुक जाता हूँ। बट देन एक हफ्ते के बाद में फिर इनकी वही सेल्स पिच और सेल्स टैक्टिक चालू हो गई कि सर गाड़ी तो अभी रेडी नहीं है, गाड़ी मेड टू ऑर्डर है, आपको पता ही है, और हमारे पास में ऑलरेडी आर्मी का बहुत बड़ा ऑर्डर है, 250 कार हमको डिलीवर करनी है आर्मी को। तो वो ऑर्डर कंप्लीट करने के चक्कर में आपकी गाड़ी डिले हो गई है करके। तो आई सेड ठीक है, कोई नहीं, आप मेरे को एक डेट दे दो जिस डेट पे मैं आऊँ और डिलीवरी ले लूँ। बट उनके पास में कोई जवाब नहीं था, उनके पास में कोई डेट नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फोर्स मोटर को कॉल करता हूँ, जो इनका एरिया मैनेजर है। उनसे भी मैंने ऑलरेडी बात की हुई थी पहले, जब भी टेस्ट ड्राइव के दौरान, और बाकी जब मैं इवेल्युएट कर रहा था उस दौरान। तो मैंने सोचा उसको कॉल करता हूँ। तो जब मैंने एरिया मैनेजर को कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको किसने डिलीवरी डेट दे दी, क्योंकि गाड़ी तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं गई है करके। तो मैंने कहा लेकिन आपका डीलरशिप तो बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर हो गई है। बट वो बोला नहीं नहीं सर, आपको डीलरशिप ने रॉन्ग कमिटमेंट दे दिया है, गाड़ी तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में गई नहीं है। क्योंकि अक्टूबर 2025 से लेके फेब 2026 तक उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लान ही नहीं है। तो मैंने बोला फिर आपके बंदे ने कैसे मेरे को डिलीवरी डेट दे दी, डीलरशिप ने। तो उनका जो एरिया मैनेजर है, जो फोर्स मोटर्स का एरिया मैनेजर है, तो उसने मुझे कहा कि सर मैं ना कंफर्म कंफर्म चेक करता हूँ कि ये कहाँ पे ये कम्युनिकेशन गैप है, एंड देन मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। और फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि अभी तक तो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं गई है, तो इससे डिलीवरी के लिए और एक महीना लग जाएगा करके।
और मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा एक्स शोरूम प्राइस है जो डीलरशिप को मैंने पे कर दिया था। उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा एक्स शोरूम प्राइस पे कर चुका था गाड़ी का, एंड मैं ऑलरेडी एक मेंटल यू नो एगनी से गुजर रहा था कि मैंने पूरा एक्स शोरूम प्राइस पे कर दिया है और उसके बाद में भी इन्होंने मेरे को डिलीवरी डेट का कुछ अता पता नहीं है। देन आई स्टार्टेड पुटिंग मेल्स। मैंने ईमेल किया इनके हायर मैनेजमेंट्स को, इनके सीईओ को उस ईमेल्स में मैंने सीसी रखा। अ, 3 मेल किए मैंने, मुझे मेल का कोई जवाब नहीं आया फोर्स मोटर की तरफ से या फिर इनके डीलरशिप की तरफ से। फिर जब मैंने इनके जोनल मैनेजर को कॉल किया तो जोनल मैनेजर ने बोला कि ठीक है सर, हम कुछ एक्शन लेते हैं इसके ऊपर, मैंने आपके मेल देखे हैं। फिर उसके बाद में जोनल मैनेजर ने मेरे को बोला कि सर आप एक काम करो कि आपको हम एक नया डिलीवरी डेट देते हैं एंड वी विल ऑनर दैट डिलीवरी डेट। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर एक 2 हफ्ते बाद में हम आपको डिलीवरी दे देंगे, गाड़ी अभी जा चुकी है मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा 2-3 हफ्ते में हो जाएगी और आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बट डिलीवरी डेट का इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि सर 1-2 हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी करके। और फिर मैंने बैक एंड फोर्थ मेल्स डालने चालू किए, कॉल्स करने चालू किए, इनको थोड़ा परेशान किया। उसके बाद में फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर, ये तो आपने क्यों कर दिया पेमेंट, आपको तो फोर्स को पूछना चाहिए था कि गाड़ी रेडी है नहीं रेडी है, फिर उसके बाद में आप डीलरशिप को आप पेमेंट करते पूरी। तो देन उसके बाद में अचानक से जब मैंने डीलर को कॉल किया 3-4 हफ्ते बाद में पूछने के लिए कि अभी आगे क्या होने वाला है करके, कभी मिलेगी डिलीवरी, तो उन्होंने बोल दिया कि सर आप हमको कॉल मत करो, आप जो भी है अभी डायरेक्ट फोर्स मोटर से कॉल करो। अ, आप जो भी है अभी डायरेक्ट फोर्स मोटर से बात करो, क्योंकि अभी आपने तो उनको एस्केलेट कर दिया है और ये मैटर पूरा उनके पास में है। तो डिलीवरी तो डीलरशिप का अभी इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपको अभी फोर्स मोटर ही बताएगा कि कभी डिलीवरी मिलेगी आपको। फिर उसके बाद में मैंने कहीं से इनके जो सेल्स प्रेसिडेंट है ऑल ओवर इंडिया, उनका नंबर निकाला, उनको कॉल किया और मैंने उन्हें पूरा एक्सपीरियंस बताया। तो ही सेड दैट कि आई एम अवेयर अबाउट इट, बट इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। ऑल आई कैन सी इज कि आपको मैं कैसे डिलीवरी दूँ जल्द से जल्द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फिर उसके बाद में देन जब उनको कॉल गया तो उसके बाद में थोड़ा इन्होंने इस मैटर को सीरियसली लिया एंड पूरे 2 महीने बाद मार्च 10 को इन्होंने मुझे डिलीवरी दी है। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस था इसमें मैंने कई लोगों से बात की और डीलरशिप के ओनर से, इनके प्रेसिडेंट से, हायर मैनेजमेंट से, बट इनका रिस्पांस बहुत ही लेथार्जिक था एंड दे डोंट केयर अबाउट इट देयर कस्टमर्स। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तब तक पेमेंट मत करो जब तक आपके पास में गाड़ी चैसी नंबर और इंजन नंबर नहीं मिलता फोर्स से या डीलर से, क्योंकि तभी ही ये कंफर्म करते हैं कि आपको डिलीवरी कभी मिलेगी। बिकॉज जब मेरे को डिलीवरी मिल रही थी उसके 10 दिन पहले इन्होंने बोला कि सर गाड़ी रेडी हो गई है, ये आपका चेसी नंबर है और ये आपका इंजन नंबर है, तो आपको गाड़ी एक 10 दिन में मिल जाएगी। तो इन्होंने मेरी मुझसे पूरी की पूरी पेमेंट लेके 2 महीने बाद मुझे डिलीवरी दी है ये गाड़ी की। तो सोचिए अगर आपसे कोई आदमी 16 लाख रुपए ले ले और आपको बता ही नहीं कि वो आपको प्रोडक्ट कभी देने वाला है और उसमें भी 2 महीने लगा दे आपको प्रोडक्ट देते देते, तो आपका मेंटल स्टेट कैसा होगा उस दौरान। तो गाड़ी मिलने के बाद ये तो पूरा एक्सपीरियंस था कि गाड़ी मुझे जब भी डिलीवरी मिली उसके बाद का एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि गाड़ी मिलने के बाद क्या क्या हुआ। तो ये जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये पूना डीलरशिप का है। मैं डीलरशिप का नाम नहीं लूँगा, बट पूना में इनका एक ही डीलरशिप है। एंड पूना में क्या, आप कहीं पे भी जाओ हर एक सिटी में इनका एक ही डीलरशिप है, एक से ज़्यादा तो है नहीं इनके डीलरशिप्स। तो ये पूना का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। जब गाड़ी मुझे मिली तो मैंने इनको बोला कि आपने पीडीआई कर लिया है गाड़ी का, तो इन्होंने बोला हाँ सर पीडीआई अप्रूव्ड है,
अभी आप गाड़ी लेके जा सकते हो करके, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, गाड़ी लेके जाता हूँ मैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ पीडीआई में। तो मैंने पूरा वॉक अराउंड किया, गाड़ी का अंदर बाहर देखा। तो मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में टो हुक नहीं है, जो अभी भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में तो टो हुक ही नहीं है। तो मैंने इनको बोला यार टो हुक क्यों नहीं है गाड़ी की। तो इन्होंने बोला कि सर वो तो एक्सेसरी का पार्ट है, तो वो जब भी एक्चुअली एक्सेसरीज में वो रह गया है, और जब भी आएगा वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाके या नियरेस्ट डीलरशिप आप में जाके वहाँ पे लगवा लीजिए, जाके हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। या तो आप जब भी बोलो, जो भी डीलरशिप में आपको डिलीवरी चाहिए, हम वहाँ पे आपको डिलीवरी करवा देंगे। और अगर आप इनका यूजर मैनुअल खोल के देखोगे ना, तो जो टो हुक है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेसरी, दैट इज पार्ट ऑफ व्हीकल। वो आपके यूजर मैनुअल में भी इन्होंने मेंशन किया है। स्टिल दे सेज कि सर ये तो एक्सेसरी का पार्ट है, एंड ये अभी तक आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा वो हम आपको भेज देंगे। अगर आप इनका सेल देखोगे तो फॉरगेट अबाउट की जो डिफेंस में इन्होंने जो गाड़ियां बेची है 2000 2500, उसके अलावा ये साल की कुछ ही फोर्स गुरखा बेचते हैं। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक इन्होंने कोई भी फोर्स गुरखा 3 डोर इन्होंने डिलीवरी नहीं की। अक्टूबर 2025 से लेके फेब 2026 तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी किल्लत है इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है। और उसके बाद में भी जब गाड़ी डिलीवर होती है तो कुछ आपको पार्ट्स इसमें मिसिंग मिलते हैं। तो सिर्फ एक टो हुक नहीं, बहुत सी और भी खामियां हैं इस गाड़ी में, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो मैं इस गाड़ी के साथ में, आज मेरे को 20 दिन हो गए इस गाड़ी को लेके। तो मार्च 10 को मैंने डिलीवरी ली थी, एंड आज 30 मार्च है। तो 20 दिन का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले हम चालू करेंगे कॉन्स के साथ में कि क्या क्या कमी है इस गाड़ी में, एंड फिर हम आपको लेके जाएंगे प्रोस की तरफ। तो सबसे पहले चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, एंड वहाँ से मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि क्या क्या इसमें कमियाँ हैं, जो आप भी गाड़ी लेते वक्त सोच सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। एंड चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एंड सबसे पहली चीज़ तो ये सीट है दोस्तों। ये सीट जो है ये एक टेम्पो ट्रैवलर की सीट है, जो इतनी हार्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलो ठीक है, वो तो मेरे को पता था, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने 2 बार टेस्ट ड्राइव ली। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें थाई सपोर्ट तो आपको काफ़ी दिया गया है यहाँ तक, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत नीचे है। तो जब ये नीचे हो जाती है तो ये थाई सपोर्ट का आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर ये आपको यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये मेजर इशू है। इसीलिए आप जब भी किसी भी गुरखा ओनर का रिव्यू देखोगे या उसकी गाड़ी देखोगे उसके व्लॉग्स में जाके, तो उन्होंने सबसे पहला चीज़ क्या किया है कि इसमें सीट हाइट बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें कुशन्स लगाए हुए हैं, और ये पूरा सीट कवर ही चेंज कर दिया है, लेदराइट करा दिया है इसको। क्योंकि ये सीट बहुत नीचे है, तो इसकी वजह से जो आपका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस होता है हाईवेज पे, वो बहुत ही दुखदायक हो जाता है, क्योंकि आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। क्योंकि जो आपके घुटने हैं वो हवा में लटकते रहते हैं, क्योंकि सीट ये नीचे है। मेरी हाइट अराउंड 5'7" 5'8" है, उसमें भी ये मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तो सोचो जो हाइटेड लोग होंगे या जिनकी हाइट ज़्यादा होगी 6 फीट या 5'11", उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी। तो अब हमें गाड़ी के अंदर, एंड ये तो मैंने पहले भी नोटिस किया था जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, बट फिर भी मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ जो भी ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, कि गाड़ी में बहुत रेटलिंग नॉइज़ है। एंड मतलब मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी तभी मेरे को पता था कि थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइज़ और वाइब्रेशंस होंगी, बट डिलीवरी लेने के बाद में ये बहुत मैंने नोटिस किया है। तो मैं अभी ये आपको ये सिक्का रख देता हूँ, इससे पता चल जाएगा आपको कितना वाइब्रेशंस है। देखिए,
ये मतलब सिक्का रहने के लिए तैयार नहीं है ये देखिए, ये रुकेगा ही नहीं सिक्का इस पे। तो आप देख सकते हैं कैसे हिल रहा है पूरा स्टेयरिंग इसका। तो ये 1 रुपये का कॉइन रखता हूँ मैं, ये देखिए। तो बहुत वाइब्रेशंस है गाड़ी में, तो अगर आपको वाइब्रेशंस नहीं पसंद है तो फिर आप इसे कंसीडर मत कीजिए। एंड रैटलिंग नॉइज़ बहुत है इसकी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो उसके पहले मैं हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है इसका। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी का साइन है जहाँ पे सीट बेल्ट्स लगी हुई हैं, सीट बेल्ट्स का साइन है। ओके। तो अभी मैंने सीट बेल्ट पहनी भी नहीं है, फिर भी इसमें इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। अगर आप दूसरी कार्स में जाओगे तो जैसे ही आप बैठते हो तो उसमें आपको साइन आ जाता है कि सीट बेल्ट लगाई है, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है। हाँ, गाड़ी चलने के बाद में ये बीप करता है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन आ ही नहीं रहा है, कोई भी इंडिकेशन ही नहीं है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो अगर मैं सीट बेल्ट लगा भी लेता हूँ, तो अभी मैं लगा लेता हूँ, लगा के मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने सीट बेल्ट लगा ली है, ये देखिए, तभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। और अभी मैं निकाल लेता हूँ सीट बेल्ट, ये देखिए, उसके बाद में भी कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसके जो सीट बेल्ट सेंसर है वो काम नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो टायर मॉनिटरिंग सेंसर्स हैं ये भी प्रॉपरली काम नहीं करते हैं इसके। तो इसका जो राइट साइड का जो रेयर टायर है, जो पीछे का टायर है, वो अभी तो दिखा रहा है, बट बीच बीच में ये काम नहीं करता। उसका भी मैं वीडियो मतलब क्लिप इसमें डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो क्लिप लेके रखा था रेफरेंस के लिए, इनको दिखाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, बिलीव नहीं करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसके जो डोर सेंसर्स हैं वो भी काम नहीं करते कभी कभी। कभी कभी क्या, जो राइट साइड का जो डोर है, जो मेरा डोर है ड्राइवर साइड का, अगर मैं उसको खोल दूं, ये ड्राइवर साइड का डोर है और ये मैंने खोल दिया, तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। ना इस यहाँ पे आ रहा है और ना यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक रेड इंडिकेशन होता है और यहाँ पे भी इंडिकेशन होता है, बट ये जो मेरे ड्राइवर साइड का राइट डोर है उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा तो अभी तो बाकी तो क्लस्टर में बाकी तो इंडिकेशंस काम कर रहे हैं, बट ये दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नोटिस की हुई है। अगर मैं अपना लेफ़्ट साइड का डोर खोल दूंगा तो वो इंडिकेशन इस स्क्रीन में दिखाएगा, बट राइट साइड का नहीं दिखाएगा, ये देखिए। तो अभी मैंने लेफ़्ट साइड का खोला है तो वो इंडिकेशन आप देख सकते हो। जो कार का जो इमेज है उस पर भी दिखा रहा है और ऊपर भी दिखा रहा है। तो अभी मैं वो बंद कर देता हूँ, तो वो भी बंद नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है, बंद करने के बाद में भी वो इंडिकेशन दिखाता ही रहता है और बहुत ज़ोर से बंद करना पड़ता है दरवाज़ा। बट अगर मैं राइट साइड का करता हूँ तो राइट साइड में ये देखिए दरवाज़ा खुला है, बट यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन या कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है या एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जो भी ये जो स्क्रीन है, जो आफ्टर मार्केट स्क्रीन उन्होंने लगाया है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी में। ये कैसे चलता है इनको ही पता है और किसी को नहीं पता है। तो ये ब्लूटूथ से कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये एक्चुअली है तो आफ्टर मार्केटिंग, तो इनका तो इस चीज़ का तो इनके पास भी जवाब नहीं है कि सर ये कैसे ऑपरेट करता है और कैसे काम करता है। इसमें कार प्ले है, एंड्रॉयड, एप्पल कुछ भी है नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। ना इनके जोनल मैनेजर को पता होता है, ना इनके एरिया मैनेजर को पता होता है, ना इनके डीलरशिप को पता होता है। एक तो ये इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा, इनका ये जो रिवर्स कैमरा है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। अभी देखो, मैं आपको रिवर्स कैमरा लगा के दिखाता हूँ मैं, तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ये देखिए, ये इतना ब्लर है कि पूछो ही मत, कुछ नहीं दिखाई देता। कैमरा क्वालिटी इतनी घटिया है कि पूछिए मत। ये सारे इश्यूज मैं इनको डे 1 पे रेज कर चुका हूँ, लेकिन अभी 20 दिन हो गए, इनका कोई अता पता नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है इनका। बस ये वही एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देते जाते हैं
और बोलते हैं कि सर अभी करेंगे, कल करेंगे। वो आते देखते लेकिन कुछ करते नहीं आगे। और जो एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, कि ये जो गाड़ी जब मैंने डिलीवरी ली थी, एक तो टो हुक नहीं था। एंड जब मैं घर पे लेके गया सेकेंड डे, मैंने नोटिस किया कि इसके टायर में एक पंचर लगा हुआ है, जो रिपेयर्ड पंचर है, पंचर हुआ नहीं है, जो डिलीवरी लेने से पहले ही पंचर लगा हुआ था। कि ये जो टायर है, ये जो पीछे का रियर टायर है, इस पे ऑलरेडी एक पंचर लगा हुआ था नई गाड़ी में। एक रिपेयर्ड पंचर लगा हुआ था, उसकी फ़ोटो भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं। एंड जब मैंने उनको बोला कि बॉस मैंने नोटिस किया है कि आपकी नई गाड़ी में पंचर लगा हुआ है और मुझे टायर रिप्लेसमेंट करा के दो, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ेस देने चालू कर दिए कि सर ये तो इंदौर से चल के आती है गाड़ी, तो पता नहीं मे बी तभी हो गया होगा, टायर तो एकदम सही है, तो आप बाहर से पंचर बनवा लो। तो मैंने उनको कहा, मैं क्या पागल हूँ क्या कि नई गाड़ी का पंचर मैं बाहर से बनवाऊंगा। इनफैक्ट पंचर तो ऑलरेडी बना हुआ ही था वो। तो मैंने उनको बोला यार वो तो ऑलरेडी बना हुआ पंचर है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हमसे तो ये हो नहीं सकता, हमने पीडीआई किया हुआ है गाड़ी का। तो मैंने बोला आपने क्या फिर खाक पीडीआई किया है? तो फिर मैंने वापस से हायर अथॉरिटीज़ में एस्केलेट किया कि भाई ये तो आपके लोग मान ही नहीं रहे कोई चीज़। तो वो भी मुझे बोलते हैं कि सर हो सकता है कि आप जब यहाँ से लेके गए हो शोरूम से गाड़ी अपने घर पे, तभी पंचर हो गई हो गाड़ी करके। मैंने उनको बोला यार क्या फालतू बातें कर रहे हो आप, मेरे को पता नहीं, आप मेरे को ये टायर रिप्लेस करके दो करके। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम डालते हैं रिक्वेस्ट, फिर देखते हैं C8 वाले क्या बोलते हैं कि टायर रिप्लेसमेंट के बारे में। बट बहुत ही लेथार्जिक, बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं और मानते ही नहीं है कि उनकी कोई गलती है या उनसे कुछ डिले हुआ है। मैं परेशान हो गया इनसे फॉलो अप करते करते, और अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया है टायर के रिलेटेड या टो के रिलेटेड या कोई भी चीज़ को लेके, किसी इश्यूज को रिलेटेड। 20 दिन में मैं ऑलरेडी 2 बार जाके इनसे मिल चुका हूँ मैं, इनके शोरूम में, इनके जो, सॉरी नॉट शोरूम, इनके सर्विस सेंटर में जाके। एंड ये मुझे बोलते हैं आज आओ, कल आओ, अभी करेंगे, कल करेंगे। बस यही इनका गाना चल रहा है। इनफैक्ट बाहर जो C8 के जो डीलर्स हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने तो बोला कि सर आप बताओ कभी रिप्लेस करना है, हम आपको रिप्लेसमेंट में डाल देंगे, टायर तो नया ही है। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बाहर जब C8 के डीलर सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो फिर ये क्यों नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे कोई भी चीज़ के लिए। ये तो टायर है, टायर तो आपके पास में स्टॉक पूरा भरा हुआ पड़ा रहता है, आप कर दो उसको रिप्लेस। बट ये अपने कस्टमर को किसी भी तरीके का सपोर्ट देना ही नहीं चाहते, मुझे तो अभी यही फील होने लग गया है। बाकी ये बोलते हैं कि हम सर सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, घर पे आएंगे, सब करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है इनसे। ये सब वो निब्बा निब्बी के क्या बोलते हैं, वादे कस्में हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। तो आप थोड़ा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि इनका जो सपोर्ट सर्विस है बहुत ही अ, घटिया है। एक तो ये गियर लीवर बहुत नीचे है, जितनी इस गाड़ी की हाइट है। एंड अगर आप सीट अप कराते हो कुशन फिल करवा के, या इसका लेग सपोर्ट आप बढ़वाते हो, तो ये गियर लीवर का जो ट्रैवल है बहुत ही लंबा है आगे की तरफ। तो बार बार आपको ये झुक के लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे गुरखा ओनर्स ने इसको गियर लीवर एक्सटेंशन लगाया है, ऊपर किया हुआ है। तो मे बी मैं भी ये प्लान करूँगा। बट ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके आई मीन जिसकी तरफ फोर्स मोटर को देखना चाहिए। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए और अपनी सीट्स में थोड़ा कुशन भर दीजिए और थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिए। तो ये है इनका बूट एरिया। तो जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है वो है इनका ये जैक। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पे खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी बीच में। ये इसको कहीं पे साइड में भी प्लेस कर सकते थे। और ये जैसे जैसे गाड़ी चलती है खराब रास्तों पे, ये उतना ढीला होता जाता है और खड़खड़ 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 आवाज़ करता है। उसके बाद ये जो इनका जैक लीवर है, ये आवाज़ करता है। पहली बात तो ये इसमें जाता ही नहीं है कभी, ये फिट ही नहीं होता है। अगर आपने पूरी मुशक्कत करके इसको घुसा भी दिया, तो जैसे ही कोई भी खड्डा आएगा ये बाहर आ जाएगा। एंड उसके बाद में ये भी खड़खड़ खड़खड़ करना चालू हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ है इनकी ये जो रेयर सीट्स है, जो कैप्टन सीट्स है, इसकी फिटमेंट बहुत अजीब है। क्योंकि जब भी कोई भी खराब रास्ते आते हैं तो ये पूरी सीट हिलने लग जाती है और ये धड़ 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 आवाज़ करने लग जाती है।
तो ये चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। ये एक्चुअली मैंने जब भी टेस्ट ड्राइव ली थी तभी भी मैंने नोटिस नहीं किया था। इसीलिए मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वाइब्रेशंस और रैटलिंग नॉइज़ आएगी गाड़ी में से। तो अगर आप ये गाड़ी इवैल्यूएट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कंपेयरिंग टू जिमनी एंड थार, तो वाइब्रेशन इसमें जिमनी और थार से बहुत ज़्यादा है। थार का तो नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट है। इवन जिमनी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच रिफाइंड। रिफाइंड इंजन, आपको कोई कैबिन नॉइज़ नहीं आती, कोई यू नो वाइब्रेशंस नहीं है, रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, क्योंकि मैं टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने। बट मेरा कुछ और रीज़न था इसको कंसिडर करने का या इसके तरफ जाने का। बट आप ये चीज़ मतलब ध्यान में रखिए, बिकॉज मैंने ये गाड़ी टोटल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं ली है। बस ये जो अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे ये सीट हाइट, गियर लीवर जो इसका नीचे है, रैटलिंग नॉइज़ है, तो अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दूँ, तो ओवरऑल आई एम हैप्पी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे टायर मॉनिटरिंग जो इनका प्रॉब्लम है, या डोर के सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये रेक्टिफाई कर दें, या अगर मेरे को टाइम पे सॉल्यूशन दे दें, या इनका रिवर्ट अच्छा हो, या प्रोएक्टिव अप्रोच हो, तो कोई भी कस्टमर खुश ही रहेगा। बट अगर मैं एक्चुअल प्रोज की बात करूं, तो गाड़ी ओवरऑल इज़ वेरी नाइस। अगर आप जिमनी या थार से कंपेयर कर रहे हैं फॉर ऑफ रोडिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये थार से बेटर है, बट जिमनी इससे बेटर है फॉर ऑफ रोडिंग। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि पर्सनली कि आपको अगर प्योर ऑफ रोडिंग करनी है तो कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए, तो आई वुड से कि आप जिमनी में जाओ इंस्टेड ऑफ गुरखा या थार। बिकॉज मैं फैमिली ट्रिप्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड वो रिमोट एरियाज में होती है। दैट्स दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं गुरखा के तरफ गया हूँ। नहीं तो मैं ऑब्वियसली जिमनी की तरफ जाता। जिमनी में भी बहुत सारी कमियां हैं, मेड को लेके, फिट एंड फिनिश को लेके, गियर लीवर उसका भी बहुत नौची है, एंड उसका भी सीट हाइट बहुत कम है, एंड थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट इफ़ यू आस्क मी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, जिमनी इज़ द बेस्ट। जो प्राइस पॉइंट पे जो जिमनी मिलती है उस पर, अगर आपको प्योरली ऑफ रोडिंग करनी है। सस्पेंशंस से मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि इतने अच्छे सस्पेंशन होंगे गाड़ी के। छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता भी नहीं चलेंगे। इनफैक्ट बड़े गड्ढे भी बहुत रेयरली पता चलेंगे आपको इस पे। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है तो आपको ऑब्वियसली पूरी गाड़ी हिलती है, तो रैटलिंग नॉइज़ आता है। उसके अलावा तो इतना कुछ है नहीं। सस्पेंशंस आर वेरी गुड। कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। स्टेयरिंग फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट येस, स्टेयरिंग फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ओवरऑल यू नो देखेंगे तो इसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। बेसिक सारे फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें, जितने भी काम के फीचर्स हैं। और अगर ये जो छोटी मोटी चीज़ें रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस गाड़ी को कोई बीट कर सकता है इंडियन मार्केट में एट दिस प्राइस पॉइंट। कैबिन इसका बहुत बड़ा है। आराम से 4 लोग आराम से जा सकते हैं कहीं पे भी, एंड उतरने चढ़ने की भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी बहुत ऊंची है, तो ओल्ड एज लोगों को उतरने और चढ़ने में दिक्कत होती है। सो माई मोम इज़ ऑलरेडी 65-66। वो भी आराम से उतर चढ़ जाती है गाड़ी में, बिकॉज जो लैडर्स है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो फुट रेस्ट है जो नीचे इन्होंने दिया हुआ है, लेदर फुट रेस्ट, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ओवरऑल आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दिस कार। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रेक्टिफाई करने के लिए ये हफ्ते लगा देते हैं, वो उस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। इनका एटीट्यूड बहुत गलत है जो कंपनी का है, फोर्स का। इवन डीलरशिप का और फोर्स का। डीलरशिप को कॉल करो तो वो बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कंपनी से पूछ के बताता हूँ।
कंपनी में कॉल करो तो वो बोलते कि सर हमें भी कुछ पता नहीं है, हम प्रोडक्शन से पूछ के बताते हैं। सेल्स वालों को तो कुछ पता नहीं होता है इनके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट। और मैंने सुना था कि दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो आई मस्ट टेल यू कि ये जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आपका ये जो ड्रीम है, ये आपके लिए अच्छा चल रहा होगा, बट आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत बुरा सपना है ये। तो प्लीज़ आप थोड़ा अपने सपने को सुधारिए, आपके कस्टमर्स को भी अच्छा सपना देखने दीजिए आपके साथ साथ। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसमें थोड़ा सुधार और लाइए, इंजन को और रिफाइन कीजिए, वाइब्रेशंस इसकी कम कीजिए, थोड़ा डैम्पिंग कराइए गाड़ी में अंदर इंटरनल। नॉइज़, इंजन नॉइज़ तो है ही इसमें, बट ठीक है, वो तो आप बाहर से भी डैम्पिंग करवा सकते हैं एंड उसकी भी नॉइज़ कम हो जाएगी। बट देन अगेन, अगर ये कंपनी ये छोटी मोटी चीज़ें कर लें, 19 लाख जो इसका ऑन रोड प्राइस है, उस प्राइस पॉइंट पर अगर ये छोटी मोटी चीज़ें इसका टेक केयर कर ले तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप इनके डीलरशिप में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप 10 साल पुराने, 10 साल भी नहीं, 15 साल पुराने किसी डीलरशिप में आए हैं। इनके डीलरशिप में आप जाओगे तो कोई पानी तक पूछने वाला नहीं होता वहाँ पे आपको। कस्टमर आया है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गाड़ी खड़ी है, और वो बस गाड़ी खड़ी रखते हैं जैसे तैसे, जैसे कंपनी से आई वैसी खड़ी रख देते हैं, अपना कुछ नहीं करते वो लोग। कस्टमर आता है उसको पानी तक नहीं पूछते हैं, उससे बात भी नहीं करते हैं जब तक कस्टमर खुद जाके पूछे नहीं, भाई आगे बताओ क्या होने वाला है करके, कि कब मेरे को गाड़ी मिलेगी, आप पेमेंट लेने वाले हो, इंश्योरेंस का क्या है। कुछ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, ना वो बात करने आते हैं। बहुत ही बुरा हाल है इनके डीलरशिप्स का। बट एक जो नई चीज़ अभी फोर्स ने ये की है, उससे मे बी जो ऑलरेडी जो फोर्स ओन करते हैं या जो गुरखा ओन करते हैं, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि जो इनके जो आई थिंक 32 या 36 डीलरशिप्स थे ऑल ओवर इंडिया, तो वहीं पे पहले फोर्स की सर्विसिंग होती थी एंड मेंटेनेंस होती थी। बट अभी, सॉरी, नॉट फोर्स, गोरखा की जो सर्विसिंग होती थी वो सिर्फ उन्हीं डीलरशिप्स पे पहले होती थी जो इनके 32 या 36 डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो बट अभी इन्होंने जो गोरखा की सर्विसिंग है सारे डीलरशिप्स में अभी चालू कर दी है। जो इनके फोर्स के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे ट्रैक्स या जो इनकी वैन्स आती हैं, वहाँ पे पहले गोरखा की सर्विसिंग या मेंटेनेंस या कोई भी इश्यू को नहीं देखा जाता था। बट अभी आप वहाँ पे भी विजिट करके अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको पर्टिकुलर डीलरशिप में जाके या जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हो। तो लकीली मैंने ये गाड़ी ली और उसके एक हफ्ते में इन्होंने ये न्यू सर्विस चालू कर दी कि फोर्स के किसी भी शोरूम में या किसी भी सर्विस सेंटर में आप जाके गुरखा भी सर्विस करवा सकते हो। तो जो इनकी कमर्शियल्स व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे भी आप जाके गुरखा आप अपनी रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस या कोई भी इशू है आप दिखा के आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। तो ऑल इन ऑल अभी इतना ही है। अभी रिसेंटली मैं लॉन्ग ट्रिप गया था इस पे गोवा, एंड वो भी वीडियोस मैं इस वीडियो के बाद में डालना चालू करूँगा। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कीजिए, तो मैं और वीडियो डालूँ गोरखा रिलेटेड। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊं जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है कि मिस कर देते हैं, जो भी गुरखा रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं वो मिस कर देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये जैसे ये इसका गियर लीवर है, फिर सीट हाइट एडजस्टमेंट है, सीट बहुत इसकी स्टिफ है, एंड यही है कॉन्स। बहुत सारे है गाड़ी में। प्रोज यही है कि आप जहां पे भी जाओगे, जो सबसे बड़ा प्रो इसका ये है कि आप जहां पे भी जाओगे गाड़ी लेके, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे आपको। मतलब पुलिस वाले हो, आम पब्लिक हो, लड़के खड़े होके फोटो खिंचवाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस आपको मतलब बहुत बहुत अमेजिंग मिलेगा जो आपको थार या जिमनी में नहीं मिलेगा, बट गुरखा में आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अट्रैक्ट बहुत करती है लोगों को। मैं जहाँ पे भी इसको लेके गया हूँ, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है गाड़ी के बारे में, कौन सी गाड़ी है, कितने में ली आपने, क्या इसका एक्सपीरियंस है। तो और लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, फोटोज खींचते हैं।
तो ये सब आपको मतलब कॉमन हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी ये चीज़ों की। तो आपको लगेगा कि जैसे आप कोई सेलिब्रिटी हो अपने एरिया में या कहीं पे भी जाते हो, आपको लगेगा कि आप सेलिब्रिटी हो। तो इतनी ज़बरदस्त इसका रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का। तो एनीवेज, तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो मैं वापस से दोबारा आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं जो गोवा ट्रिप के वीडियोस है वो भी डाल दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है लॉन्ग ड्राइव पे, हाईवेज में, रिमोट एरियाज में। तो बने रहिए मेरे साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।